यवतमाळचे अझीरुद्दीन काझी 2020 बॅचचे UPSC टॉपर 315व्या रँकने आले आहे. अझरुद्दीन लक्षात राहील तो त्याच्या उत्तरपत्रिका सोडवण्याच्या पद्धतीने व अतिशय प्रगल्भ वागण्याने. अझरुद्दीन काझी हा पारवेकर कॉलेजचा विद्यार्थी. 12वी व BCom महाविद्यालयातून पूर्ण केले. BCom करून UPSC फार कमी करतात. अझरुद्दीनच्या कुटुंबाचा व पारवेकर महाविद्यालयाचा मागील 14 वर्षापासून परिचय आहे. 10वीला साधारण गुण असणारा, घरची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असणारा, आई वडील खूप शिकलेले नसणारा, खेळामध्येच अधिक आवड असणारा, 11वीत हँडबॉलमध्ये करिअर करण्यासाठी नागपूरला जाणारा, नागपूरहून परत येताना TC व मार्कलिस्ट हरवून व्यथित झालेला, दिवाळीनंतर अभ्यासाला लागलेला, 88% घेऊन मेरिटमध्ये येणारा, पुण्याला BCom पार्ट 1 करायला गेल्यावर अपयश येणारा, नंतर पारवेकर महाविद्यालयातूनच BCom व हँडबॉलमध्ये कलर मिळवणारा, CAFच्या फिजिकल टेस्टमध्ये अडचण आल्यावर निराश न होता नॅशनलाइज बँकेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणारा, 3 वर्षाची मॅनेजर पदाची शासकीय नोकरी सोडून IAS परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्लीला जाणारा, पहिल्या प्रयत्नात अपयश, दुसऱ्या प्रयत्नात वयाच्या 30व्या वर्षी उत्तुंग यश मिळवणारा अझरुद्दीन. आर्थिक अडचणीला अडथळा न मानता यश मिळवता येतं हे अझरुद्दीननी सिद्ध केलं आहे. अझरुद्दीन काझी हे करू शकतात तर इतर विद्यार्थी सहज यश मिळवू शकतील व पालक प्राध्यापक आपल्या पाल्यांना प्रेरित करू शकतात. नुकताच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अझरुद्दीन काझी यांच्या UPSC यशाबद्दल सत्कार केला आहे. जिल्ह्यासाठी व पारवेकर महाविद्यालयासाठी अझरुद्दीन काझी हे एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे. साथ में एक ब्रीफ चर्चा करना चाहूँगा और मुझे आधे घंटे का वक्त दिया गया है. 10-15 मिनट मैं इस टॉपिक पर बोलूँगा, एक मोनोलॉग दूंगा और उसके बाद 10-15 मिनट जो आखिरी के हैं उसमें आप अपने सवाल जो है मुझे जो है वो पूछ सकते हैं. जी, तो सबसे पहले मैं UPSC के बारे में आप सभी को, जो दर्शक हमको आज देख रहे हैं, उनको मैं UPSC के बारे में कुछ अहम मालूमात जो है वो देना चाहूँगा. UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी जो क्लास 1 जॉब्स होती हैं उसके रिक्रूटमेंट के लिए यही बॉडी जिम्मेदार है. और ये डिफरेंट एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराती है, जिनमें सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है. इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक अलग से एक एग्जाम होता है. उसके अलावा NDA का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है और CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है. तो इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है ये बॉडी. अक्सर हम इस परीक्षा को ही UPSC परीक्षा कह देते हैं, लेकिन UPSC और जो डिफरेंट परीक्षा है उनमें क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जिस तरह हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में MPSC एक बॉडी है, उसी तरह UPSC यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक बॉडी है और ये डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और ये अपनी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है. इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट माने जाते हैं और सिविल सर्विसेज का जो एक एग्जाम जो UPSC कंडक्ट कराती है वो इंडिया का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है और वर्ल्ड में भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है. सिविल सर्विसेज के एग्जाम के माध्यम से लगभग 23 सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप A और ग्रुप B सेंट्रल सर्विसेज में दाखिले के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिनमें IAS, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IRS इनकम टैक्स, IRS कस्टम एक्साइज,
और इस तरह के और भी लगभग 23 एग्जाम जो है इससे 23 सर्विसेज या पोस्ट जो है इस सिंगल एग्जाम से फिल किए जाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो पैटर्न है या जो कहिए जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें 3 स्टेजेस मेनली होती है जिनमें पहली स्टेज प्रीलिम्स कहलाती है या प्रिलिमिनरी एग्जाम हम जिसको कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है जिसमें एक जो कट ऑफ होता है वो क्लियर करना पड़ता है। इस कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं जहां पर मेंस है जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एक एग्जाम होती है। आपको लिखना होता है इस एग्जाम के अंदर में। ये लगभग 1750 नंबर की एग्जाम होती है मेंस। और इसके बाद फाइनल स्टेज आती है इंटरव्यू की जो कि थर्ड स्टेज है। तो ये जो रिजल्ट्स हाल ही में आए हैं इसमें जो रैंक के हिसाब से जो रिजल्ट बना हुआ है ये मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके एक लिस्ट बनाई जाती है फाइनल लिस्ट। उसके हिसाब से ये रैंक जो है अलॉट होता है। तो इंटरव्यू का जहां तक ताल्लुक है जो कि आज हमारा टॉपिक भी है इस एग्जाम की तीसरी कड़ी है तीसरी स्टेज है और कई मायनों में एक अहम कड़ी भी है। इंटरव्यू टोटल 275 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया जाता है और इसका बहुत बड़ा डिसाइडिंग रोल जो है पूरे सिलेक्शन पूरे चयन की जो प्रोसेस है उसके अंदर में इंटरव्यू प्ले करता है। और इंटरव्यू की जो टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में मैं अपने यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जो है एक डायरी जो है वो बना ली थी और डायरी में कुछ पेज था टॉपिक्स को जिनमें आपसे रिलेटेड या जो भी अभ्यर्थी है जो स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट है उससे रिलेटेड 360 डिग्री इंफॉर्मेशन जो है इस डायरी में मौजूद होना चाहिए। जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका नाम का मीनिंग क्या है, आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो कॉलेज अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, आप जिस सिटी से या रीजन से बिलोंग करते हैं, उसकी इकोनॉमी, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी और वहाँ से जो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ अगर कोई आती है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उन्होंने किस फ़ील्ड में काम किया है, उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसकी हिस्ट्री और 360 डिग्री इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको उस डायरी में जो है नोट कर लेना चाहिए, नोट कर लेना बेहतर होता है। मैंने इसी तरह से जो है विदर्भ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, यवतमाल के बारे में, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ आबा साहेब पार्वेकर कॉलेज, इस कॉलेज के बारे में, अमरावती यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपने परिवार के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने एक डायरी में नोट कर ली थी। और इसके अलावा जो है जो करंट अफेयर्स जो होते हैं, ये तो हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जहाँ से सवाल किए जा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर में जो मैं मिस कर गया था आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे मैंने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किया, कोई इंजीनियर्स होते हैं, किसी ने मेडिकल में अपना ग्रेजुएशन किया होता है। तो इस ग्रेजुएशन से रिलेटेड या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होना चाहिए। जैसे कॉमर्स से किसी भी तरह का सवाल मुझसे पूछा जा सकता है और खास करके आपके स्ट्रीम से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कॉमर्स से रिलेटेड कॉमर्स में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनमें ई कॉमर्स अभी चल रहा है, ई कॉमर्स बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, और ई कॉमर्स के क्या मॉडल्स होते हैं, ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट के क्या मॉडल्स है, ई कॉमर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या पॉलिसीज है। तो इस सेक्टर से रिलेटेड आपके पास में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कहीं से भी आपको सवाल किया जा सकता है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मेरा मॉक इंटरव्यू देखा होगा जो दृष्टि आईएएस ने कंडक्ट करवाया था, तो उससे खासी आप लोगों को क्लैरिटी आएगी कि इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट किया जाता है। उस इंटरव्यू को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि
जितने भी सवाल मुझे पूछे गए वो कहीं न कहीं मुझसे टच करते हुए सवाल थे, मेरे बैकग्राउंड से टच करते हुए सवाल थे। चाहे वो किसान आत्महत्या का मुद्दा हो, चाहे विदर्भ के लैक ऑफ डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे फतवा पॉलिटिक्स या इस तरह के कोई सवाल हो जो, क्योंकि मैं एक मुस्लिम विद्यार्थी हूँ तो स्वाभाविक है मुझसे इस तरह के सवाल पूछे जाएँगे। और चाहे वो उर्दू का मुद्दा हो, क्योंकि मेरा उर्दू लिटरेचर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मुझे उर्दू से सवाल किए गए। तो जितने भी सवाल किए गए वो कहीं न कहीं मेरी जो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थे, मुझसे जुड़े हुए सवाल थे। तो जब भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपसे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे डिस्कस की है, इनके ऊपर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। और डायरी मेकिंग या नोट मेकिंग इसका एक बेहतरीन तरीका है, जिसको आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने करंट अफ़ेयर्स के बारे में तो उल्लेख कर ही दिया कि आपको करंट अफ़ेयर्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के है या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के करंट अफ़ेयर्स है, उससे आपको जो है जानकारी वो रखनी पड़ेगी आपको। करंट अफ़ेयर्स के लिए भी आप अलग से नोट्स बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं, उनको आप लिख कर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है करंट अफ़ेयर्स के अंदर में जो आप नोट कर रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें अहम हो जाती है। एक तो ये कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, यानी कोई पर्टिकुलर इवेंट हमारे देश में अगर होता है या हमारे देश के बाहर होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि फैक्चुअल के अलावा आपका एक उस इंसिडेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में एक ओपिनियन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है देश भर में और दुनिया भर में, तो हो सकता है इसके ऊपर एक ये सवाल आपसे हो जाए कि कोरोना वायरस से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही है अब तक की, चाहे उनमें लॉकडाउन का शुमार हो, आइसोलेशन का शुमार हो, या होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अपनाई है, ये कहाँ तक इफ़ेक्टिव साबित हुई है? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? तो इस तरह का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। या कोरोना वायरस से डील करने के लिए हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहाँ तक के अच्छा साबित हुआ है? क्या उसमें कमियाँ हैं? या फिर क्या हमारा पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं इसमें पब्लिक हेल्थ केयर लेने के लिए, तो क्या हमारा पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सक्षम है कि उन लोगों को जो है सही से हम इलाज प्रोवाइड कर पा रहे हैं और उनको जो है तंदुरुस्त करके भेज रहे हैं। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर टॉपिक के ऊपर में आपका एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और दूसरी चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड ओपिनियन आपके पास में होना चाहिए। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने डायरी में आप उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं कि इसके ऊपर में क्या-क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मॉक इंटरव्यू के अंदर में डायरी मेकिंग, नोट मेकिंग और रिवीजन के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है मॉक इंटरव्यूज़। एटलीस्ट हर एस्पिरेंट को 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत फ़ायदा होता है। आपने जो मेरा मॉक इंटरव्यू देखा है दृष्टि आईएएस पर जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, आपको उससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो मॉक इंटरव्यू से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती है। मेरे इंटरव्यू के आखिरी के 4-5 मिनट में आपने देखा होगा कि पैनल मेंबर्स ने किस तरह से जो है मुझे फीडबैक दिया कि मेरा इंटरव्यू किस डायरेक्शन में था और मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी वीकनेसेस क्या-क्या थी, मेरे साथ चैलेंजेस क्या-क्या है। तो जो पैनल होता है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में आपको फीडबैक देता है जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है और उस फीडबैक पर आप काम कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ बताई जाती है उसके उसके ऊपर आप और भी उसको मजबूत कर सकते हैं। जो आपकी वीकनेसेस बताई जाती है या आपके साथ चैलेंजेस बताए जाते हैं, उसके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं। और मॉक इंटरव्यूज के दूसरे भी बहुत ज़्यादा अहम फ़ायदे होते हैं, जैसे आप जब किसी के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं,
जब आप अपने दोस्तों में बात करते हैं या रिलेटिव्स में आप बात करते हैं या कोई इनफॉर्मल टॉक करते हैं, तो आप बड़े ही इनफॉर्मल होके ये सारी चर्चा करते हैं। आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, आपको किसी चीज़ की नर्वसनेस नहीं रहती है, कोई एंग्जायटी का फैक्टर नहीं होता है। लेकिन जब आप फॉर्मली किसी इंटरव्यू को अटेंड करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस की वजह से आपको एक नर्वसनेस और एक एंग्जायटी जो है आपके अंदर आ जाती है। जिसके वजह से कई बार आप अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मॉक इंटरव्यू जो होता है, वो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने में बहुत कारगर होता है, बहुत अच्छा साबित होता है। जब आप 2, 3, 4, 5 मॉक देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपको फॉर्मल स्पीच की आदत होती है, आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन जो है अच्छा से अच्छा होता चला जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है अपनी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें सबसे अहम होता है कि आप किस तरह बैठ रहे हैं, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपका वॉकिंग पोस्चर कैसा है। जब आप खड़े होते हैं जाके चेयर के पास में और सबको ग्रीट करते हैं, उस टाइम आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका हियरिंग पोस्चर कैसा है, जब कोई मेंबर आपसे सवाल पूछता है तो आप कितने अटेंटिवली उसको सुन रहे हैं, आपका स्पीच पोस्चर कैसा है, जब आप बोलते हैं तो आप किस अंदाज में बोलते हैं, आप किस जबान का इस्तेमाल करते हैं, वो जबान कैसी है, कहीं वो जबान में ऐसे शब्द तो नहीं आ रहे हैं जिससे बोर्ड मेंबर्स ऑफेंड हो जाए या कुछ गलत बात तो आपके मुंह से नहीं निकल रही है। तो ये सारी चीजें जो है आप मॉक इंटरव्यूज के जरिए खुद अपने मॉक इंटरव्यूज को जज करके दोबारा देखकर या पैनल मेंबर्स के जो फीडबैक है उस फीडबैक को सुनकर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि मैं कुछ इंटरव्यू की टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत हद तक के मैंने शायद आप लोगों को बता दी है। फिर भी मैं दोबारा इस चीज़ को दोहराऊंगा कि इंटरव्यू की टेक्निक्स में जो मुझे बहुत कारगर और बहुत उम, काम आने वाली चीज़ें लगती हैं, वो एक है नोट मेकिंग या डायरी मेकिंग। उसमें आपसे रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, उसी को रिवाइज़ करते रहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स से आपको अब्रीस्ट रहना पड़ेगा, चाहे वो आपके देश में कोई घटना घट रही हो या देश के बाहर हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, उसको आपको नोट करना चाहिए। और करंट अफेयर्स में आपको इश्यूज़ के ऊपर में, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर में अपनी एक राय कायम करनी चाहिए, अपना एक ओपिनियन बनाना चाहिए और वो ओपिनियन बायस ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइडियोलॉजिकली टिंज्ड ना हो, किसी आइडियोलॉजी की तरफ आपका झुकाव ना दिखे उसमें, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और तीसरी और सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो है मॉक इंटरव्यू। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ आपको देने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना ये जो मोनोलॉग है ये ख़त्म करता हूँ और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। जी। हेलो। 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 हाँ बोला जी। हेलो। हेलो। केला केला। हेलो। जी। हाँ, क्वेश्चन है कि रूरल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं उनको दिल्ली जाना जरूरी है क्या? कैन दे प्रिपेयर एट होम? कैन दे प्रिपेयर एट यवतमाल? जी, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है किसी ने पूछा है, जो सर ने अभी अभी मुझसे डिस्कस किया कि क्या रूरल बैकग्राउंड से आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको दिल्ली जाकर ही प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, या फिर ब्रॉडर वे में कहिए तो क्या बड़े शहरों में जाकर या कुछ ऐसे सेंटर्स जो बने हुए हैं जैसे पुणे है, दिल्ली है, हैदराबाद है, वहीं जाकर तैयारी करना ज़रूरी है क्या? तो मेरा जवाब इसके ऊपर में ये है कि जो रूरल बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनके पास कहीं न कहीं पहले पहले ऐसा हुआ करता था कि उनके पास कहीं न कहीं अवेयरनेस की या गाइडेंस की कमी होती थी प्रिपरेशन से रिलेटेड और मटेरियल का एक्सेस उनको नहीं हुआ करता था।
क्योंकि अगर आप यवतमाल जैसे शहर में बैठे हुए हैं तो शायद आपको यूपीएससी का जो मटेरियल है वो ना मिल पाए यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में, बुक के फॉर्म में या बुकलेट के फॉर्म में। और दूसरी चीज, उस तैयारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस की कमी भी आपको हो सकती है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है पुणे जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे तैयारी करते हैं। लेकिन ये कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। ये अच्छा है कि अगर आपको एक माहौल मिलता है तैयारी का ऐसी जगह पर जाकर, तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके साथ में तैयारी करने वालों की अच्छी खासी संख्या होती है। आप एक ग्रुप बना सकते हैं, आपकी तैयारी में एक रूटीन पैदा हो सकता है। तो ये सारे उसके फायदे हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं और आपको अपने घर पे तैयारी करना है, तो आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। आज हर चीज जो है, आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, हर चीज जो है इंटरनेट के ऊपर में मौजूद है। आपको अगर गाइडेंस की कमी है तो आप हर साल जो टॉपर्स आते हैं वो अपने वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, आप उसको देखिए, उनकी स्ट्रैटेजीज को देखिए। वो अपनी बुक लिस्ट भी शेयर करते हैं। आप कहीं से बुक मंगा भी सकते हैं अगर आपको पता है कि बुक लिस्ट क्या है, और जो कि आपको इंटरनेट से पता हो सकती है। तो आप कहीं से भी, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप जो है बड़े शहरों में जाकर, पूना और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर ही आप तैयारी कर पाएंगे, और आप छोटी जगह पर बैठकर, यवतमाल जैसी जगह पर बैठ के आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू लैंग्वेज जी, ऑप्शन है अगला क्या उसमें? सवाल अगर कोई। हाँ, लैंग्वेज ऑप्शन है क्या इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन है। इंटरव्यू देते समय लैंग्वेज ऑप्शन है क्या? हेलो, अनम्यूट केलं का? अजरुद्दीन, हेलो। आप म्यूट हो गए। अजरुद्दीन, आप म्यूट हो गए हो। सर, कई क्वेश्चन टाइप हेलो। करो। हाँ, हेलो। अभी एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में लैंग्वेज ऑप्शंस है क्या? जी, ये इस क्वेश्चन के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो मीडियम था इस एग्जाम को लिखने का, वो इंग्लिश मीडियम था। लेकिन मैंने जो इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में दिया है, या यूं कहिए उर्दू में दिया है। इसमें ऑप्शन होता है, आप चाहे आपका मेंस लिखने का माध्यम या प्रीलिम्स का माध्यम कोई भी हो, आप जो है इंग्लिश अगर है, तब भी आप जो है हिंदी मीडियम इंटरव्यू के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी यूपीएससी आपको प्रोवाइड करता है। राइट। यूपीएससी की प्रिपरेशन कौन से क्लास से करना चाहिए, और फाइनल इंटरव्यू के वक्त तक कितने आवर्स करना चाहिए स्टडीज? जो पहला सवाल है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि क्लासेस तो प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि मैंने खुद की नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी नोन और वेल नोन प्राइवेट कोचिंग्स दिल्ली में एग्जिस्ट करती है, जिनमें विजन आईएएस है, इनसाइट है, फोरम है, और इस तरह के दूसरे और भी, आईएएस बाबा है, और वाजीराम एंड रवि है, जो कि काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ से कोचिंग जो है दिल्ली में जो सेंटर्स है वहां से कोचिंग्स आप ले सकते हैं। और अगर आप माइनॉरिटीज, एससी एसटी से आते हैं, या फिर वुमेन है जो कि किसी भी कास्ट से या किसी भी समुदाय से आती हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और हैदराबाद मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर में स्टडी सर्कल चलाए जाते हैं, जहाँ पर एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है एडमिशन का, जिसमें एक रिटन टेस्ट होता है और ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के क्लियर करने के बाद में वहां पे आपका एडमिशन हो सकता है, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। एक तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की फॉर्मल कोचिंग आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने एक इनमें से एक जामिया हमदर्द है जहां पर मैं था, और मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन वहीं से की है। दूसरा सवाल जो सर का था कि नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना टाइम मिल रहा है, लेकिन 5-6 घंटे सफिशिएंट होते हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए। लेकिन आपको अपने अप्रोच में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन आपने 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं की। अगर आप 4-5 घंटे या 5-6 घंटे भी रोजाना पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट है। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने उन घंटों में कितना कुछ पढ़ा है, क्या अचीव किया है। तो नंबर ऑफ आवर्स की बजाय आप टारगेट बनाइए डेली बेसिस पे कि मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या ये बुक इतने दिनों में कंप्लीट करनी है। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। अभी आपने क्लासेस का जिक्र किया, तो चाणक्य है
और यजुर्वेंद्र महाजन, इनका दीपस्तंभ जलगांव में है, इनके भी रिजल्ट्स इस साल बहुत अच्छे आए, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि महाराष्ट्र में प्रिपेयर सर कर सकते हैं? बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने जिन क्लासेस का जिक्र किया था पिछले सवाल में, वो सारी क्लासेस दिल्ली की है। मैंने जैसे कि सर ने बताया, चाणक्य मंडल, यूनिक एकेडमी, और दूसरी जो क्लासेस का सर ने जिक्र किया वो महाराष्ट्र में होती है, और ये भी अच्छी क्लासेस हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, और आपका एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए तो आपका प्लान बी क्या था, और नेशनलाइज बैंक की जो अच्छी नौकरी थी आपने वो छोड़ी थी, तो आपका प्लान बी कैसा था और कैसे हैंडल किया फेलियर को? जी, मैं एस्पिरेंट से खास करके कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत हाई होता है, जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ही कम होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। इन सब के बावजूद जो है, अगर आप में पैशन है, आपके अंदर में एक तरह की ज़ील है, और आप फ़ोकस्ड हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने अप्रोच को लेकर, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। वक़्त थोड़ा-सा कभी इधर-उधर हो जाता है, और जैसे कि सर ने मुझे कहा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब मुझे शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, तो फाइनेंशियल रीज़न्स की वजह से मुझे बैंक की नौकरी जो है पकड़नी पड़ी, और 2012 से लेकर 2018 तक मैंने बैंक में काम किया। लेकिन कुछ मोमेंट्स आपके लाइफ में ऐसे आते हैं, जब आप अपने गोल से हट जाते हैं। स्पेशली तब ऐसा ऐसा तब होता है जब आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे लाइफ से मैं कहूँ, तो मैं एक तरह के कंफर्ट ज़ोन में आ गया था। मैं मैनेजरियल पोस्टिंग पे था, और 7 साल तक एक किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करने के बाद में, अच्छी पोज़ीशन पे पहुँचने के बाद में, और ख़ास करके सारे कम्फ़र्ट्स के साथ में नौकरी करते हुए, आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, और उससे निकलने में जो परेशानी होती है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है आपके लिए। तो कई बार आपको बहुत ही रूथलेस फैसले लेने पड़ते हैं, और बहुत ही कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं। लाइफ में रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन ये रिस्क बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसमें ब्लंडर नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसी तरह का एक रिस्क लिया, मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, और दोबारा मैं तैयारी में गया, और 2019 में मुझे फिर जो है ये सफलता प्राप्त हुई। थैंक यू अदरुद्दीन। टाइम इज वेरी शॉर्ट, एक्चुअली धर्माधिकारी सर ज्वाइन हो गए।